नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस खास दिन को मनाने का मकसद धरती और उसके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना था। 1974 में इसे मनाने की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक धरती को बचाने में हम कितना कामयाब हुए हैं और कितनी जागरूकता फैली, इसका हल किसी से भी छुपा नहीं है। सच तो यह है कि पूरी दुनिया कहती है पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। बचाता कोई नहीं है। मौसम का हर साल यूं सरप्राइज देना, उनकी बदलती रंगत, बढ़ती गर्मी, बेमौसम बरसात, कम होती हरियाली, सूखी नदियां, झीलें, ये सारी चीजें हमें संकेत देती हैं कि हमारी धरती दिनों दिन और ज्यादा बीमार होती जा रही है। इसके बावजूद हम इंसान हैं कि चेतने का नाम ही नहीं ले रहे। तो क्या है पर्यावरण के हालात और कैसे इसे बचा सकते हैं, इसी पर पेश है हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम सांसें हो रही है कम, आओ पर्यावरण बचाएं हम। विश्व में और देश में पर्यावरण की क्या स्थिति है और इंसान इसे कितनी हानि पहुंचा चुका है, इसी पर देखते हैं पहली रिपोर्ट। दुनिया भर में कुल 3 खरब पेड़, यानी हर व्यक्ति के पास 422 पेड़। प्रति व्यक्ति पेड़ के हिसाब से कनाडा सबसे आगे। कनाडा में प्रकृति ने हर एक को 8,953 पेड़ दिए। सबसे पीछे मिस्र है। मिस्र में हर व्यक्ति के पास सिर्फ 1 पेड़। दुनिया भर में कुल 3 खरब पेड़, यानी हर व्यक्ति के पास 422 पेड़ हैं। प्रति व्यक्ति पेड़ के हिसाब से कनाडा सबसे आगे है। यहाँ प्रकृति ने हर एक को 8,953 पेड़ दिए हैं। सबसे पीछे मिस्र है। यहाँ हर व्यक्ति के पास सिर्फ 1 ही पेड़ है, मगर विकास और उन्नति की हवस की आगे प्रकृति की ये धरोहर कम पड़ जाती है। 2014 की लिविंग प्लेनेट की रिपोर्ट, 1970 से 2010 के बीच 52% जानवर घट गए। ऐसा जंगलों में इंसानी दखल से हुआ। जल प्रदूषण की वजह से समुद्री जीवों की संख्या में तेजी से कमी आई। पिछले 25 साल में 12.9 करोड़ हेक्टेयर जंगल खत्म हुए। 60% तक घट गई घरेलू गौरैया। देश में यह अब विलुप्त प्रजातियों की सूची में है। कछुए 20 साल में 95% घटे। सिर्फ 10,000 मादा कछुए बचे हैं दुनिया में। डॉल्फिन 30 साल में 75% घटी। दुनिया भर में हेक्टर्स प्रजाति की डॉल्फिन सिर्फ 7400 बची हैं। 12.9 करोड़ हेक्टेयर जंगल खत्म हुए। 40 साल में आधे हो गए जानवर और जंगल। हाथी 12 साल में 60% घटे। दुनिया भर में अब सिर्फ 1 लाख हाथी बचे हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला अमेरिका है। अमेरिका अपने फायदे के लिए खुद क्लाइमेट चेंज पर हुए समझौते से हट गया। हम हर साल 40 खरब टन कार्बन हवा में छोड़ रहे हैं। यह 2013 के मुकाबले करीब 2.5% ज्यादा है, जो हर साल लगातार बढ़ रहा है। पानी तो बहुत, लेकिन पेयजल की कमी। महासागरों का पानी खारा है, पीने के लायक नहीं है।
सिर्फ 2.5% पानी ही पीने के लायक है। इस पानी में से भी 30% भूगर्भ जल है। प्रकृति हमें अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर मिनट कहीं ना कहीं 1 अरब टन पानी बारिश के रूप में देती है। कुदरत ने हमें हवा दी है, हवा यानी अलग अलग गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी 10 गैसों से मिलकर वायुमंडल बना है। हर मिनट 1 अरब टन पानी बारिश के रूप में मिलता है। हर साल 6 अरब टन ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ खुशी देते हैं। विश्व में सर्वाधिक फिनलैंड में 72,000 पेड़ प्रति वर्ग किलोमीटर पर हैं। यही वजह है फिनलैंड साफ हवा के मामले में तीसरे स्थान पर है, खुशहाली में 5वें पर। दुनिया भर में सिर्फ 17,000 शेर बचे हैं। भारत में शेरों की संख्या में 2010 की तुलना में 27% की वृद्धि हुई। भारत में कुल 523 शेर बचे हैं। मानव सभ्यता के बढ़ने के साथ ही दुनिया भर में 46% पेड़ घट चुके हैं। 73 लाख हेक्टेयर जंगल हर साल काट दिया जाता है। जब तक आप ये वाक्य पढ़ेंगे उतनी देर में 3 हेक्टेयर जंगल दुनिया से साफ हो चुका होगा। और जमीन पाने के लिए हम दुनिया में हर साल काट डालते हैं 15 अरब से ज्यादा पेड़। प्रकृति ने हमें पानी, हवा, पेड़ भरपूर दिए, लेकिन विकास के लिए हमारी होड़ और भूख के आगे प्रकृति की ये महान धरोहरें नष्ट और प्रदूषित होती जा रही हैं। हम इस बात को मौजूदा समय में ही समझ लें तो बेहतर है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर ये बात समझी भी तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और रास्ता केवल अपने हाथों अपनी तबाही का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो बिल्कुल आपने देखा, लेकिन तस्वीरें बेहद सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए भी उसके बावजूद भी पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। उधर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने पौधारोपण किया और बीजेपी मुख्यालय में सीएम राजे अशोक के पौधे भी लगाए। वहीं इससे पहले वसुंधरा राजे के मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। तो जागरूक करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस जागरूकता में लोगों को, आम जन को अपनी भागीदारी निभानी होगी, तभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं उनको सुधारा जा सकता है। हालांकि पूरी तरह से नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से असंतुलन बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। उस प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो उद्योग धंधों से कचरे की प्रकृति को नुकसान हो रहा है। इन तमाम पहलुओं पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और हमारी भागीदारी ही पर्यावरण को बनाकर रख सकती है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस, प्रदेश की अलग अलग जगहों पर कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम वसुंधरा राजे ने भी एक कार्यक्रम में शिरकत करके वहां पर अशोक के पौधे लगाए। तो पौधारोपण कर साथ ही लोगों को यहां पर उनकी तरफ से संदेश दिया गया कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वो अपनी भागीदारी दे और इसका दोहन न होने दे। तो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं सीएम राजे और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद। आप देख सकते हैं अशोक का पौधा लगाने के बाद पानी देते हुए सीएम राजे यहां पर नजर आए। तो सिर्फ ये एक महज एक तस्वीर नहीं, और भी जगहों पर इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंसान ना रहे यहां तो क्या रह जाएगा, दुनिया से फिर दुनिया का कारोबार ही उठ जाएगा। किसी शायर का ये शेर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। पूरा विश्व जहां पर्यावरण दिवस मनाकर पर्यावरण के प्रति लोगों में एक नई अलग जगा रहा हो, लेकिन टोंक में इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जंगल को काटकर कॉलोनियां बनाने की होड़ हो, या पहाड़ों में विस्फोट कर खनन की बात हो, या फिर नदियों की कोख छलनी कर उन्हें बंजर किया जा रहा हो, ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो इंसान ही इंसानियत की तबाही का जिम्मेदार तमाशबीन बन गया है। टोंक में भी पर्यावरण के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आइए देखते हैं कैसे।
रियासतकालीन दौर में नवाबी नगरी रहे टोंक जिले में कभी 50 से भी ज्यादा हरे भरे बाग हुआ करते थे। अब यहाँ हरियाली की बजाय गंदगी और आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। जिले में अंधाधुंध खनन से पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में विस्फोट कर खनन माफिया पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। पहाड़ों को पत्थर खनन के लिए विस्फोटकों के सहारे काट कर उन्हें खत्म कर दिया गया। जिले में हो रहे अवैध खनन का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको जो सरकारी आंकड़े बताएंगे उन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अवैध खनन किस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और पर्यावरण किस रफ्तार के साथ दूषित हो रहा है। खुद माइनिंग इंजीनियर टोंक में पर्यावरण की बदहाली की कहानी कुछ आंकड़ों और वन विभाग की नाकामी के जरिए बयान कर रहे हैं। इन दिनों तो देखिए पर्यावरण के साथ में मानव का जो खिलवाड़ चल रहा है पूरी पृथ्वी के साथ में, पूरे विश्व में हरकंप मचा हुआ है। और अगर हम टोंक की इस संदर्भ में बात करें तो टोंक में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इसका, क्यों अभी हम लोगों ने अभी देखा कि अभी जो भूकंप आए हैं उनका कहीं ना कहीं टोंक भी एक केंद्र रहा है। इसका मुख्य कारण एक तो बनास नदी जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसका खनन का जो दोहन किया जा रहा है, अंधाधुंध खनन का दोहन किया जा रहा है। दूसरा, टोंक के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको पत्थरों को विस्फोट के द्वारा पत्थर निकाले जा रहे हैं, यानी पहाड़ों को चीरा जा रहा है, वनस्पति का विनाश किया जा रहा है, जिसके द्वारा वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण, जैसे बनास नदी का जल है जो प्रदूषित हो चुका है, बहुत नीचे जा चुका है, जिसके द्वारा कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। चर्म रोग है, श्वास की बीमारियां हैं, दमे की बीमारियां ये उत्पन्न हो रही हैं अभी। हद तो यह है कि पत्थर खनन माफिया सारे नियम कायदों को ताक में रखकर प्रशासनिक मिलीभगत के चलते रात में विस्फोटकों के सहारे पहाड़ों में ब्लास्ट कर पत्थर निकाल रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों के घरों में दरारें तक आ गई हैं। वहीं टोंक की लाइफलाइन कही जाने वाली बनास नदी तो अब खनन माफियाओं की भेंट चढ़कर पूरी तरह से अपना मूल स्वरूप खो चुकी है। बनास नदी में बेतहाशा बजरी खनन के चलते टोंक वासियों के लिए बनाए पेयजल के सभी स्रोत अब खत्म हो गए हैं। ऐसे में अब टोंक की जनता भी पूरी तरह से बिसलपुर बांध के पानी पर ही निर्भर हो गई है। हद तो ये है कि बजरी खनन माफियाओं ने बनास की कोक चीरकर उसमें बजरी की जगह चट्टानें निकाल दी हैं, जिसके चलते कभी देश में अपनी एक खास पहचान रखने वाली टोंक की खरबूजों की मिठास भी इतिहास के चंद पन्नों का हिस्सा मात्र बन गई है। एक दशक पहले तक टोंक की बनास नदी में इतनी बजरी थी कि यहाँ खरबूजों की खेती की जाती थी और टोंक के मीठे खरबूज न केवल देश में बल्कि विदेशों तक निर्यात किए जाते थे। हजारों काश्तकारों का रोजगार बजरी खनन ने छीन लिया और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। तो हालात ये हैं कि ये अपने डैम बनने से पूरा खरबूजा खत्म हो गया, ये अवैध खनन होने से पूरी बजरी खत्म हो गई और खरबूजा बिल्कुल खत्म हो गया। ये अपना खरबूजा बाहर तक जाता था। उनके खरबूजे का ये कहना है कि पहले जो थे कि बीज बढ़िया था, बनास में पानी था, बढ़िया खरबूजा आते थे, दूर दूर जाते थे, दिल्ली गाड़ी जाती थी तो महकता था, महकती हुई जाती थी गाड़ी। अब जो है कि बीज खत्म हो गया और जैसे पानी खत्म हुआ बनास का तो खरबूजे तो सब बंद हो गए, पानी रुक गया, बिसलपुर ने पानी रोक दिया। अब जो खरबूजा आते हैं केमिकल के पानी में जाते थे, अच्छे खरबूजे होते नहीं। तो टोंक का खरबूजा इतना मशहूर था तो उसके बीज निकाल के देते थे, ढक्कन काट के बीज नहीं देते थे। खरबूजा इतना टोंक का मीठा था कि खरबूजे लड़ाते थे, काबले के अंदर मशहूर था टोंक का खरबूजा। अब क्या है कि हाँ, अब ये है कि अभी इस वक्त तो खरबूजे का खाली नाम है, खाली खरबूजे क्या है, कोई मीठे खरबूजे कोई है नहीं। हालात बद से बदतर हैं, विस्फोटक हालात हैं और नदी नाले पहाड़ सबका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। और बनास की नदी में जो बजरी निकल रही है, आप ये मानिए कि नदी के साथ एक तरीके से बलात्कार किया जा रहा है और प्रशासन ने खुली छूट दे रखी है इसके ऊपर। और यहाँ के लोग, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई और टोंक शहर के लोग पानी पीने से ही मोहताज हैं। बिसलपुर हमारी जो यहाँ की प्राण लाइन है, नदी लाइन है बनास, पूर्ण रूप में सूख चुकी है और वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। और 3 दिन में 2 दिन में जाके एक बार मीठा पानी मिलता है। प्यास कहती है चलो रेत को निचोड़ा जाए, हमारे हिस्से में बिसलपुर नहीं आने वाला, एक मगमरीचिका बन के रह गई है। और प्रशासन की खुली छूट है इसके अंदर, बजरी दोहन के अंदर और हर काम के अंदर। ये मेरे शहर के बहुत दुर्भाग्य है कि एक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, बाकी एक दिन के लिए याद करा जाता है पर्यावरण दिवस को और बाकी 364 दिन इसको भूल जाए जाते हैं। आज की तारीख में टोंक शहर के अंदर खनन माफियाओं ने यहाँ के पहाड़
बजरी माफियाओं ने यहाँ की नदी की बजरी को और आसपास के जो पानी के स्रोत थे जिनसे पानी टोंक शहर के लिए सप्लाई हो था पेयजल, वो बहुत गहरी समस्या टोंक शहर के लिए खड़ी हो गई है और प्रशासन इस ओर ध्यान दे ही नहीं रहा। सिर्फ एक दिन का पर्यावरण दिवस मना के वो सोचते हैं कि उनकी खाना पूर्ति पूरी हो चुकी है। ये जबकि 365 दिन के 365 दिन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। शहर में पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही दयनीय स्थिति है और प्रशासन इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा है। कई जगहों से पूरे ज़िले में अवैध खनन, बजरी खनन, पत्थर खनन और ये पेड़ों की कटाई इस कदर हो रही है कि इस कदर तेज़ी से हो रही है जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पर्यावरण को जहाँ नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए प्रशासन और समाज सेवी संगठन या कोई आगे भी नहीं आ पा रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि जिसकी भरपाई हो सके। आज भले ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर टोंक जिले के पर्यावरण का काला सच सामने आया है, लेकिन चांदी के जूतों के आगे नतमस्तक हो चुके टोंक प्रशासन की आंखें खुली होने के बाद भी यहां कोई खामी नजर नहीं आ रही। यही वजह है टोंक में लगातार एक के बाद एक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन अब तक मौन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब पर्यावरण के नाम पर किए जाने वाले ढोंग ढकोसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। वजाहत अख्तर, इंडिया न्यूज, टोंक, राजस्थान। तो पर्यावरण को प्रभावित करने के बहुत से कारण हैं, जिनमें एक कारण पॉलिथीन भी है। पॉलिथीन से पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और जो कि पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक साबित हो रहा है। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने कोटा से। आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए पर्यावरण संरक्षण की तो संरक्षण को लेकर आज भी हम काफ़ी पीछे हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में पॉलीथीन एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जानी जाती है। इसके ऊपर रोक भी लगाई गई, लेकिन अगर बात की जाए धरातल की तो धरातल पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली इस पॉलीथीन के ऊपर रोक कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कोटा शहर की ही अगर बात की जाए तो कोशिशें बहुत हुई है, कई दुकानों पर इसका असर भी दिखा है, लेकिन अगर बात की जाए वास्तविकता की तो वास्तव में आज भी चोरी छिपे पॉलीथीन बेची जा रही है। और अगर बात की जाए सब्जी मंडियों में तो खुलेआम भी पॉलीथीनों का जो व्यवसाय है वो हो रहा है। कोटा शहर के युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है इस बारे में। आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, पॉलीथीन है सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है नुकसान पहुंचाने में। आप क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हुआ है? पर्यावरण दिवस पर मैं कोटा शहर वासियों की तरफ से आपके माध्यम बताना चाहता हूँ कि पॉलीथीन से आज इंसान नहीं जानवरों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और मार्केट में सब्जी मंडी में आप ले लो, खुलेआम पॉलीथीन बिक रही है। किराना की दुकान पर ले लो आप, खुलेआम पॉलीथीन बिक रही है। तमाम दुकानों पर जो सरकार और प्रशासन कहता है कि हमने पॉलीथीन पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ये बिल्कुल गलत है और इससे पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है। हम इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, उसके साथ साथ हम युवाओं को और आम आदमी को भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से आज बहुत नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हो कि आए दिन जानवरों का आज क्या नाम से बाजारों में पॉलीथीन खाती है, उससे गायें मर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि गाय बचाओ, देश बचाओ, हम कहते हैं कि पहले पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दो तो गाय बच जाएगी। बिल्कुल गाय बच जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि दायित्व प्रशासन का है, सरकार का है, आम लोगों का भी दायित्व बनता है। दायित्व तो प्रशासन के साथ में प्रशासन का भी बनता है और अपना भी दायित्व बनता है। इसमें क्या है कि पॉलीथीन से आज जानवर को नहीं, प्रत्येक इंसान को भी नुकसान हो रहा है और बाजार में खुलेआम पॉलीथीन बिक रही है। हर दुकान, मार्केट, सब्जी मंडी, हर जगह पॉलीथीन मिले। सरकार ने इसे कुछ सालों पहले प्रतिबंध लगाया था, लेकिन पूर्णतः शहर में प्रतिबंध नहीं हुआ हुआ। हमने गवर्नमेंट कॉलेज से भी कई छात्रों ने पहले भी विरोध किया इस बात का, लेकिन सरकार ने इस बात की कभी नहीं सुनी कि भाई छात्र भी इसका विरोध कर दिया। प्रत्येक युवा और प्रत्येक आम आदमी भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक। आम आदमी की भी कुछ ना कुछ जो है भूमिका होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी की भूमिका ये होती है कि सबसे पहले तो जैसे सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो हमें भी उस चीज़ को समझना चाहिए कि पॉलीथीन अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। बंद होने से काफ़ी पर्यावरण में ना फ़ायदा होगा, और ना अगर पॉलीथीन बंद नहीं होती है तो पर्यावरण में बहुत सारा नुकसान होगा। इसकी जगह हमें कपड़े का उपयोग करना चाहिए, ताकि हर चीज़ में
हमें अच्छा सहयोग मिल सके। पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सालों तक नहीं गलती, उससे पर्यावरण में बहुत सारे नुकसान होते हैं। साफ तौर पे युवाओं का भी मानना है कि आम जनता जो है, शहरवासी जो है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण को बचाने के लिए। केवल प्रशासन को ही दोष देना ठीक नहीं है। बात की जाए पॉलीथीन के अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है वो है वाहनों की। वाहनों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हर परिवार में 3 से 4 जो है वाहन देखने को आसानी से मिल जाते हैं और यह भी पर्यावरण प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण बन रहे हैं। 15-15, 20-20 साल पुराने जो वाहन है वो शहरों में दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण जो है उसको लगातार नुकसान पहुंच रहा है। युवाओं से ही जानेंगे इसके बारे में भी। पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रही है वाहन भी। वाहनों से उठता धुआं, मेंटेनेंस समय पे नहीं है। इसके अलावा पुराने वाहन भी मार्केट में चल रहे हैं। हमारा तो कहना यही है कि भाई जितने भी पुराने वाहन हैं उनको बंद करके या उनकी अच्छी तरह से देखभाल करके उन्हें चलाया जाए, अन्यथा उनको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा मानना है कि 10 साल पुराने जितने भी वाहन हैं उनका आरटीओ की तरफ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, उन पे पूर्ण प्रतिबंधित शहर में दौड़ना बंद कर दें, तो अपना वायु प्रदूषण और जो पुराने वाहनों से जितना भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उस पर पूर्ण रोक लग जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पे रोक लगा देनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, बाइक लेके दौड़ाते हैं फुल स्पीड में, जो है यूथ है वो गाड़ी को दौड़ाता है, पीछे गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा है जो पर्यावरण को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। समझने को तैयार नहीं है लोग। ऐसे जैसे पुराने वाहन है, जैसे 2010 के आसपास है, ऐसे वाहन सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। पुराने वाहनों से धुआं और उनका मेंटेनेंस कम है और वो अधिक धुआं निकलता है जिससे पोल्यूशन खराब होता है। पर्यावरण में इतना प्रदूषण हो रहा है, हर आदमी, एक घर में 3 आदमी तो उनके पास 6 साधन है। तो ऐसा है, आप जनता मतलब आम लोगों से ज़्यादा घर में साधन हो रहे हैं, तो इन पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे क्या है कि साधन खड़े रहते हैं और काम नहीं आता है, लेकिन पोल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे एक घर में 6 वाहन है। यही हम कुछ देर पहले कह रहे थे कि इसी की वजह से प्रदूषण जो है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों पे लाखों वाहन दौड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। 15-15, 20-20 साल पुराने जो वाहन है वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनके ऊपर रोक लगाना जरूरी है। इस समय सहयोगी रवि के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज राजस्थान, कोटा।